लेकिन ऐसा दिन दुनिया में कभी आने वाला नहीं है, ऐसा सेप्सॉप के अंदर भी वो दिन कभी आने वाला नहीं है, कभी आने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बैठ जाइए। दूसरी बात आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, धरती पर जब तक लोग रहेंगे तब तक दो चीज हमेशा से थी और हमेशा रहेंगी। एक तो किसी न किसी चीज को कोई ना कोई कुछ न कुछ खरीदेगा, और खरीदने वाला है तो उसको कोई ना कोई कुछ न कुछ चीज बेचेगा। बोलो हाँ कि ना? जहां आवश्यकता होती है वहां आविष्कार होता है। बोलो हाँ कि ना? हमें कपड़ों की आवश्यकता थी, किसी ने आविष्कार किया और हम खरीद के ला रहे हैं। और ये आवश्यकता कब तक रहेगी? कब तक? तुम्हारी जिंदगी नहीं, ये दुनिया जब तक रहेगी। तुम चले जाओगे इसके बाद भी आवश्यकता खत्म होने वाली। बोलो हाँ कि ना? पहले धीरूभाई अंबानी आवश्यकता पूरी कर रहा था, फिर मुकेश अंबानी वो रिटायरमेंट ले लिया, अब आकाश और अनंत लगे हुए, वो चले जाएंगे, शादी हो गई, अगला युवा तैयार हो रहा है उनका। बोलो हाँ कि ना? आवश्यकता है, उसका आविष्कारक तैयार है, वो पूर्ति कर रहा है। जेआरडी टाटा साहब चले गए, रतन टाटा जी आ गए, फिर उन्होंने भी अभी गोद ले लिया आइटम, वो संभालने के लिए तैयार है। आपके शहर के अंदर भी पहले कोई सेठ जी रहते होंगे, किरोड़ीमल, फिर आ गए लखीमल, और लगातार जनरेशन पर जनरेशन बदलती जा रही है। अभी वो भी अगर चले जाएंगे तो अगला वाला फिर अभी गोद में खेल रहा है, वो दुकान को संभालेगा, वो आवश्यकता को पूरी करेगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? ये आवश्यकता और आविष्कार दोनों चीजें संसार के अंदर जब तक है, जब तक जीवन है। बोलो हाँ कि ना? आपके पड़ोस में आज भी कोई ना कोई व्यक्ति नहाता है तो उसको तेल साबुन शैम्पू चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, और कहीं ना कहीं से तो लेगा। और देने वाला सेप्सॉप वाला तो कहां से लेगा? फिर वो नहीं लेगा तो भी हम देंगे उसको, हमें तनख्वाही इस बात की मिल रही है। बोलो हाँ कि ना? यस या नो? तो ये कंपनी का भविष्य तब तक है जब तक इस धरती पर लोग हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर कंपनी रह के क्या करेगी बताओ? तो ये डाउट क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और रही बात अप एंड डाउन की, तो जिंदगी में एक चीज ध्यान रखना, एक राजा हुआ करता था और उसके पिताजी थे। तो वो पिताजी जब बूढ़े हो गए, वो मरने वाले थे, तो उसको एक चिट देके गए, बेटा इस चिट को जिंदगी में अपने जेब में रखना, अभी तुम्हारे दिन अच्छे हैं, जब कभी जिंदगी में तुम बहुत ही ज्यादा परेशानी में हो तो इसके अंदर एक महामंत्र, तुम उसको पढ़ लेना और तुम अपने बुरे वक्त से बाहर आ जाओगे। हेलो? और वो पिताजी मर गए और राजा के ऊपर ऐसा वक्त भी आ गया, हर आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, और उसने सोचा कि इससे ज्यादा बुरा वक्त नहीं हो सकता। पूरा राजपाट छिन गया उसका, और वो बिल्कुल एकदम जंगलों में भाग रहा है, गुफा के अंदर बैठा हुआ था, बाहर बारिश हो रही थी, और न घोड़ा है न गाड़ी है, कुछ नहीं है। और उसको उस समय ध्यान आया कि पिताजी ने एक पर्ची दी थी, आज उस पर्ची को खोलने का वक्त आ गया, आज उसको महामंत्र को पढ़ लेना चाहिए। और उसने वो पर्ची निकाली और उस पर्ची पे लिखा था, और उसने देखा महामंत्र क्या लिखा है, तो उस पर्ची के ऊपर लिखा था, ये वक्त गुजर जाएगा। और ये 2 लाइन आपको हमेशा जिंदगी में याद रखनी है। लोग बस इन्हीं चीजों को भूल जाते हैं, उनको ये लगता है कि ये रात हमेशा रहने वाली है। जब दिन दिन नहीं रहा तो रात रात रह सकती है क्या? रह सकती है क्या? बस इतना हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए कि सुबह होने तक के लिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। कई लोग तुरंत दम तोड़ देते हैं, उन्हें लगता है मैं मरा। वक्त मेरी जिंदगी में भी ऐसा रहा कि मैं 5-5 रुपए के लिए भी मोहताज था। मैं आपको अगर किस्से बताने लगूंगा, मैं यहाँ पे आपके सूत मिल चौराहे पे खड़ा होकर के, बसें जाती आती रहती थी, लेकिन मैं ट्रक में जाता था। ट्रक 5-10 रुपए में मुझे सादाबाद छोड़ देता था, वो भी एक वक्त था। और आज इसी सूत मिल चौराहे पे चौधरी साहब की 50 लाख की BMW घूमती है। वक्त वक्त की बात होती है। एक वक्त ऐसा भी था जब मैं यहाँ नए बस स्टैंड से बस के अंदर बैठ गया था, अलीगढ़ की कहानियां सुनाऊंगा। और मैं बस में बैठ गया और मुझे जितने मेरे पास पैसे थे उसके हिसाब से 25 रुपए शायद मेरे पास थे, और सादाबाद तक की टिकट आती उतने में आ जाती। लेकिन वो बस जो मुझे मिली वो नॉन स्टॉप आगरा थी, सादाबाद का स्टॉपेज नहीं था, वो उसमें टिकट ही मेरी नहीं बना सकता था सादाबाद की। और उसने बोल दिया कि 40 की बनेगी, मैं 40 है नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मंगलायतन से पहले उसने मुझे बीच रोड पे ऐसे ही जंगल में उतार दिया था। वो भी एक दिन था। और आप सोच के देखिए, अगर मैं उसी समय पेशेंस को तोड़ देता तो क्या आज आपके सामने होता? मैं सोच सकता था। ऐसा नहीं है कि ऐसे लटूरा बटूरा, मेरे दादाजी जमींदार थे, सब कुछ था। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, एक परमानेंट सॉल्यूशन होता है। टेम्परेरी सॉल्यूशन जाकर के खेती में अगर काम करता, वहां मिल सकता था, भूखा नहीं मर रहा था। जब दादाजी की जिंदगी कट गई, पिताजी की कट गई, मेरी भी कट जाती। लेकिन वो टेम्परेरी था, जिंदगी में कभी बड़ा कुछ नहीं हो सकता था, मैं परमानेंट चाहता था।
पेन किलर ले लेकर के एक बार का दर्द तो जा सकता है, लेकिन मैं समझ गया था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगली पीढ़ियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए एक बड़ी छलांग की जरूरत थी, और वो छलांग सिर्फ सबके माध्यम से लगाई जा सकती थी, और मैंने इसके लिए कमिटमेंट लिया था। मैं आने दो समस्याओं को, और वो समय भी गुजर गया। आज आपकी जिंदगी में जो भी वक्त चल रहा हो, आप उसके लिए धैर्य न खोएं और एक मोमेंटम बना करके काम करें। कई लोग काम भी करते हैं, लेकिन क्या है कि बस थोड़ा सा, कितने लोगों ने जनरेटर देखा है, चालू किया है? जनरेटर कैसे चालू होता है? उसमें हैंडल लगा के उसको घुमाना होता है, ऐसे ही है ना? उसको अगर आप समझेंगे तो उसमें करीबन 6 से 8 चक्कर होते हैं जो हमें घुमाने होते हैं। उसके बाद अगर हम कंप्रेसर डाल देंगे तो वो चालू हो जाता है। इतना मालूम है सबको? लेकिन वो 6 से 8 चक्कर जो होते हैं वो कैसे घुमाने होते हैं? कैसे? एक रिदम में घुमाने होते हैं। कैसे? रिदम में। और अगर आप ऐसे 6 से 8 चक्कर घुमा रहे, एक चक्कर घुमाया बीड़ी पीने के लिए लग गए, फिर दूसरा चक्कर घुमाया चाय पी रहे हैं, ऐसे आप 800 चक्कर घुमा देना। बोलो जनरेटर स्टार्ट होगा क्या? होगा क्या? कई लोग करते तो हैं, लेकिन उतने तक ही करते हैं कि जैसे बस एक चक्कर काटा हो, बोला अभी 1000 का चेक बन गया, अब पार्टी तो बनती है। फिर उसके बाद पैसा खर्च हो गए, गुरुजी मैं मरा, फिर अपना की हेल्प ले ला करके फिर 5000 का चेक बनवा दिया, अब तो 3 महीने की पार्टी बनती है, फिर 3 महीने बाद जाके आ रहा है। एक बार दम लगा करके पूरे रिदम के साथ काम करना है, जब तक बेस्ट नहीं तब तक यस या नो। और ये रिदम अगर हमने एक बार मेंटेन कर लिया, जनरेटर एक बार चालू हो गया, फिर क्या करना है? तेल पानी चेक करते रहो, बस कार्यक्रम जारी है। अभी मैं क्या करता हूं, अभी मेरे को डीडी निकालने के लिए प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी तेल पानी चेक करते रहते हैं, भाई हाँ भाई भागीरथ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, इनको पूछते रहते हैं, बाकी तो सेना है हमारी पूरा काम करने के लिए। यस या नो? तो दोस्तों एक रिदम, जिंदगी में 40 साल मेहनत करने से अच्छा है कि 4 साल एक बार दमदारी के साथ में मेहनत कर ली जाए, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा काम और आपके साथ बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। बाकी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे दमदार टाइगर साहब डीगेन जी की डायमंडशिप की चर्चा बार बार जो लीडर आया कमिटमेंट में बोल के गया है, और ये एक बहुत बड़ा दिन है, और ऑलरेडी पास भी छपे हुए हैं, वो आप लोगों तक पहुंचे। कोविड की वजह से परमिशन कम लोगों की मिल रही थी, लेकिन अपन तो हल्के में तो कोई काम करते नहीं है, पूरा एकदम धुआंधार होना है। बोलो हाँ कि ना? सर गए थे वहां पे, सर से मिले थे, वो मैडम मिली थी, एसीपी मैडम बोल रही थी कि 200 लोगों की परमिशन है, चुपचाप कर लेना। बोले हम चुपचाप कुछ भी नहीं करते, हमारा ढोल नगाड़ा हाथी सब आएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि फिर ठीक है 2 महीने इंतजार करो, तो 2 नहीं हम तो 8 महीना इंतजार करने के लिए तैयार है, लेकिन पार्टी तो तगड़ी होगी। बोलो हाँ कि ना? तो 3 अप्रैल को प्रोग्राम होना निश्चित हुआ है, और आप सब लोग उस प्रोग्राम में आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर वो प्रोग्राम होगा, और ग्रैंड सेलिब्रेशन जिसको कहेंगे ना कि अगर वो नहीं देखा तो जिंदगी में हेलो। और इस बात के लिए डीगेन जी के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। एक बार आ जाओ टाइगर साहब, जिस दिन का इंतजार था वो दिन इनकी जिंदगी में आ रहा है। रास्ते से जा रहा था, पैदल जाना होता था, तो जब वो गुजर के जा रहा था तो उसको वहां पे रास्ते से जंगल से होकर के एक शेर मिला। तो काल्पनिक कहानी आप समझने की कोशिश करें, शेर मिला, शेर उस पर अटैक किया, तो उसने शेर को रोका, बोला भाई तू मेरे को मत खा। बोला क्यों? क्योंकि बोला मैं बड़े मिशन पे जा रहा हूं और मेरा भाग्योदय होने वाला है। बोला कैसे कैसे? कि ऐसे ऐसे बाबा का एक आशीर्वाद मिल रहा है और मैं वहां जा रहा हूं। बोला ठीक है, तुम जा रहे हो बाबा जी से मिलने के लिए, उनका नाम तो मैंने भी बहुत सुना है, और तुम उनसे ये पूछ के आना, मैं इतना खाना खाता हूं, इतनी शिकार करता हूं, रोज किसी न किसी हिरन को बंदर को मार मार के खाता रहता हूं, मेरी भूख ही शांत नहीं होती, उनसे पूछ के आना मेरी भूख कब शांत होगी। बोले ठीक है मैं पूछ के आऊंगा पक्का। हेलो, आगे बढ़ा, अगला शाम का टाइम हो गया, एक गांव पड़ा, तो उसको लगा कि बोले यार मेरे को यहाँ रुक जाना चाहिए। तो रात को एक गांव में किसान के यहाँ पे स्टे किया, तो किसान ने उसको बढ़िया खाना पीना खिलाया, और उसको पूछा, बोला भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया ऐसे ऐसे मेरा भाग्योदय होने वाला है और मैं उस फलानी चोटी पे जा रहा हूँ उस बाबा का आशीर्वाद लेने। बोले वो तो बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, बड़े मतलब उनके आशीर्वाद से तो सबका जीवन बदल जाता है, एक बार हमारे भी दिन कब बदलेंगे ये बाबा से पूछ के आना। बोला जरूर पूछ के आऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ता चला गया, तो आगे एक शहर पड़ा, और वहां का कोई राजा भी हुआ करता था, तो वो राजा से जाकर के मिला, तो राजा ने भी बोला यार आपने बहुत बड़ी हिम्मत की है, इतनी दुर्गम पहाड़ियों में आपने जाने का डिसीजन लिया है, और इतने बड़े बाबा से अगर आप मिलने जा रहे हो तो मेरी भी पूछ के आना, मैं इतने प्रयास करता हूं,
मेरी प्रजा के अंदर शांति नहीं रहती, मेरा मंत्रिमंडल सही से चलता नहीं है, मेरी कहीं कोई बात नहीं मानता, हमारी प्रजा की और हमारी इसकी देश की और हमारी राज्य की किस्मत कब बदलेगी? बोला मैं जरूर पूछ के आऊंगा। वो पहुंच गया वहां बाबा के पास, जाकर के आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर के बाबा ने वो जो जड़ी बूटी मंत्र वगैरह फूकने थे फूक दिए। बोला बेटा आज से तुम्हारा भाग्योदय हो गया। और आशीर्वाद लेकर के वो चल दिया और वापस आया तो बोला कि बाबा मैं जा तो रहा हूं लेकिन मेरे आपसे कुछ सवाल हैं और उनका जवाब दे दो। तो उन्होंने शेर की कहानी सुनाई, उसके बाद में फिर उसने किसान की सुनाई, उसके बाद में फिर वो राजा की सुनाई। तो उन तीनों के भी उन्होंने उत्तर दे दिए कि ऐसे ऐसे करके आप उनको तीनों को बता देना। तो वो लौट के जब आया वहां से तो सबसे पहले राजा मिलने वाला था वापसी में। बोलो हाँ कि ना? जैसे राजा से मिला तो बोला साहब मेरा तो भाग्योदय होने वाला है, मेरी तो किस्मत बदल गई लेकिन आपका भी उत्तर लेके आया हूं। तो राजा ने बोला बिल्कुल जी बताइए। बोले आप तो ये जो वेशभूषा जो आपने कर रखी है असली रूप में आ जाओ, क्यों लोगों को ड्रामा करके बेवकूफ बना रहे हो? बोले क्या मतलब? बोले असलियत तो तुम्हें मालूम है कि तुम पुरुष नहीं तुम एक महिला हो। तो वो एकदम से वो बोला कि हाँ ये बात तो सच है। बोले तुम वेश बदल के लोगों को अपने तुमने आइडेंटिटी छिपाई हुई है और इसी वजह से तुम्हारे यहाँ पे ये सब चीजें जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है, तुम असली रूप में आ जाओगी, जिस उसी दिन से तुम्हारे यहाँ पे शांति हो जाएगी। बोले अच्छा अगर बाबा ने बोला तो पक्का यही बात होगी और आज से मैं अपने असली रूप में आती हूँ, ये मर्दाना वेश नहीं धारण करूंगी और मैं एक महिला जैसे रहती है मैं वैसे रहूंगी। और तुमने अगर ऐसा बताया है और तुमने इतना बड़ा काम किया है जो हमारे देश के अंदर शांति होने वाली है, तुमसे ज्यादा हमारा प्रिय कौन हो सकता है? मैं कुंवारी हूं, मुझे एक योग्य वर चाहिए और तुम इतने बहादुर हो कि जो तुम इतनी दुर्गम पहाड़ियों पे होकर के आए हो, तो मेरा एक प्रस्ताव है कि क्यों ना तुम मेरे से शादी कर लो। तो वो बोलता है मूर्ख महिला, मुझे कोई नॉर्मल आदमी समझ रही है तू? मेरा भाग्योदय होने वाला है। उसको ठुकरा दिया उसने। हेलो, बोले छोटे मोटे चक्करों में नहीं पड़ते, हम बड़ा काम करेंगे। आगे बढ़ा, वो बेचारी रह गई, वो ठीक है, बोले चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई और मिल जाएगा। मैं तो आगे आया, आकर के किसान से मिला, राम राम हुई। तो बोले हाँ जी हुआ है। बोला हाँ जी हुआ है। बोला हमारा सोल्यूशन। बोला आपका मिल गया? अरे तुम्हारे दिन बदलने वाले। तो किसान ने पूछा कैसे? बोला जो तुम्हारा वो फलाना वो खेत है ना उसके पास में जो पेड़ है। बोला हाँ। अरे उस पेड़ के नीचे खुदाई करके देखो वहां खजाना छिपा हुआ है। किसान को भरोसा नहीं हो रहा। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? बोला बिल्कुल है। वो गए जाकर के फावड़ा वगैरह लेके खुदाई करके देखी तो वहां बहुत सारा सोना चांदी निकला। किसान तो एकदम उसके नतमस्तक हो गया। बोला साहब आपने तो हमारी इतनी सोई हुई किस्मत जगा दी साहब, हमारे तो दिन बदल गए, बच्चों की रोटी का इंतजाम हो गया, ये वो। और बोला आप तो हमारे लिए देवता समान हो, मेरी इकलौती पुत्री है, कृपया विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करें। ये सारा सोना चांदी आपका। अरे मूर्ख आदमी, मेरे को कोई नॉर्मल समझता है? मेरा तो भाग्योदय होने वाला है। किसान का प्रस्ताव ठुकरा के आगे बढ़ लिया। हेलो, फिर कौन मिलने वाला था? शेर से मुलाकात हुई। हेलो भाई साहब। शेर ने पूछा, बोले मेरा भी सॉल्यूशन मिल गया? बोला हाँ जी। बोले तेरे ही चल रही है, तेरे जैसे 36 के सॉल्यूशन दे के आए हम। बोले किस किस के क्या क्या? पूरी कहानी बताई शेर को। अरे मेरे को तेरे बाद मिला किसान, फिर मिला वो राजा, राजा नहीं रानी थी वो, मैंने उसका सॉल्यूशन किया, फिर उसका किया, अब तेरा नंबर है, तू भी सुन ले। बोला हाँ क्या? कि जिस दिन तू किसी महामूर्ख आदमी का लंच कर लेगा उस दिन तेरी भूख शांत हो जाएगी। क्यों ताली बजा रहे हो? आगे का उत्तर समझ में आ रहा है इसका मतलब तुम? तो शेर भी समझ गया, प्रभु तुम्हारा इससे ज्यादा भाग्योदय क्या हो सकता था, तुम इतना राजपाट छोड़ के आ रहे हो। फिर उसके बाद भी चल कम से कम किसान की कन्या से विवाह कर लेता, वहां भी टनोटन सोना था। और जो तू यहाँ मूर्ख आदमी जंगल में मेरे पास आकर के मुझे समाचार सुना रहा है, तेरे से बड़ा महामूर्ख कहां मिलेगा? और वो उसका नाश्ता कर गया। अब एक बात तुम समझ लेना, अभी ताली वाली तुम्हारी सब बंद हो जाएंगी। जिंदगी भर से तुम घंटा बजाते आए हो, जाके भगवान जी को डिस्टर्ब करते रहते हो, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। हे शेरा वाली, हे हनुमान जी, हे विष्णु भगवान, रोज डिस्टर्ब करते रहते हो। वो वहां भी नहीं छोड़े, अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, दिन कहां वो बेचारे पहाड़ों में चले गए, इस मोह माया को छोड़ गए, तुम वहां पे भी चले जाते हो।
अब उन्होंने सेफ शॉप दे दी और दोबारा जाके डिस्टर्ब किया ना, इससे बड़ा मौका और कोई हो नहीं सकता, इससे बड़ा भाग्य उदय करने की अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। दोस्तों, आपके सामने खड़ा हूं इस बिजनेस की वजह से। जिंदगी में जो होना चाहिए वो सेफ शॉप आपको दे सकती है। जिंदगी आपकी है, निर्णय आपको लेना है। हम आपका वेलकम करते हैं, आप आओ, 3 से 4 साल काम करो, साला जिंदगी ना बदले तो कहना, जिंदगी ना बदले तो कहना। और किसी को शक हो कि जिंदगी नहीं बदलती, मैं यही हूं। अगले आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, और जिसको संतुष्टि ना मिले तब तक यही बैठा हूं सोफे पे। अपनी संतुष्टि करके जाना। आंख ऐसी से अगर ऐसी ना करती तो नाम जसवीर नहीं। फैसला आपका, कमिटमेंट आपका। जिंदगी में कमिटमेंट वाले लोगों का जीवन बदलता। आप तैयार हैं? तो जो सत्यवीर जी ने बोला, उनकी टीम भी, उनकी सेना भी वही फॉलो करनी चाहिए। कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं? तो बंद करो मुट्ठी और मेरे साथ मिलके बोलो सारे लोग, रेडी हैं? आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम लंदन विनर, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।